हेलो टू एवरीवन। शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे पर्यावरण सीरीज के अंतर्गत एक अनदर टॉपिक जिसमें कि चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है जैव विविधता। तो आज का जो टॉपिक है जैव विविधता के अंतर्गत वो है रामसर महत्व से संबंधित हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो हम लिखेंगे रामसर अभिसमय, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं तो आप इसे लिखते हैं रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन या अभिसमय क्या है, इससे पूर्व मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सुराज आईएएस में, आपका अपना क्रांति सर। तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं रामसर अभिसमय क्या है। अभिसमय या फिर कन्वेंशन, तो पहली बात तो यहाँ पे बात की जाती है कि कन्वेंशन की अगर बात चल रही है अभिसमय की तो किसी एक निश्चित जगह पर निश्चित डेट पे हुआ होगा। तो बस उस तथ्यों को पहले हम देख लेते हैं कि वर्ष 1971, और उसमें भी अगर हम डेट देखना चाहें तो डेट याद रखेंगे 2 फरवरी को ये हुआ था। 2 फरवरी 1971 में ये हमें दिखाई दे रहा है। तो कहाँ दिखाई दे रहा है, सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो आपके पास एक कंट्री की जानकारी है, वह ईरान। और ईरान में अगर आप जाते हो तो ईरान में आपको एक इसकी शहर दिखाई देगा जिसका नाम है रामसर, और यहीं पर ही ये कन्वेंशन हुआ या फिर यहीं पर ये अभिसमय हुआ, जिसकी वजह से इसे वैश्विक स्तर पर आज कहा जाता है रामसर अभिसमय। तो चलिए ये तो तथ्य था जो आपको पता चल गया। अब हमें जानना होगा कि ये जो अभिसमय किया गया उसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या कारण है। तो अगर उद्देश्यों की बात करें तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, जिसे आप अंतर सरकारी संधि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें संयुक्त राष्ट्र दिखाई दे रहा है इस अभिसमय में, जिसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य अब आप इसे ध्यान से समझिएगा, जिसका उद्देश्य हमें दिखाई देता है कि विश्व भर में जितने भी आर्द्र भूमि हैं, और वो भी कैसे आर्द्र भूमि जो कि वैश्विक स्तर पर अपना एक महत्व रखते हैं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बात चलेगी आर्द्र भूमि की। अब ऐसे आर्द्र भूमि जिनका अपना महत्व है वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने के लिए, तो उन आर्द्र भूमियों से संबंधित 3 पॉइंट हमें दिखाई देते हैं। पहला उन्होंने बोला कि हम इनका संरक्षण की बात करेंगे, तो आप संरक्षण आप याद रखो, संरक्षण इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज कंजर्वेशन। सेकंड यहाँ पर बात उठती है कि हम उसकी प्रबंधन भी करेंगे बेहतर। तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास एक प्रबंधन भी आ गया, मीन्स यू कैन कॉल इट एज व्हाट, मैनेजमेंट। और तृतीय तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई देता है और यह इसका सतत उपयोग। अब विद्यार्थी पूछते हैं कि सर सतत उपयोग मतलब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। देखिए जब हम सतत उपयोग की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं दैट यू कैन यूज दैट वेटलैंड, जिसे अंग्रेजी में हम वेटलैंड कहते हैं आर्द्र भूमि को। तो आर्द्र भूमि का आप उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कि वहां पे किसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न ना हो, उसे हम कहेंगे सतत उपयोग, ताकि भविष्य के लिए भी वो बचा रहे। तो ये आपके पास उद्देश्य दिखाई दे रहा है रामसर अभिसमय को लेकर के, जिसे हमने 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में करवाया, और यही कारण है कि इसे रामसर अभिसमय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर और अन्य तथ्य आपको ये जानना होगा, चौथा, कि भले ही 1971 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर में यह अभिसमय किया गया, लेकिन इसे अपनाया कब गया, तो 1975 में इसे अपनाया गया। मतलब कि अब आपको पूरे राष्ट्रों के द्वारा यहाँ पर जो किया गया था अभिसमय, उसमें जो पॉइंट्स निकल के आए थे उसको अडॉप्ट कर लिया गया, अपनाया गया। कब अपनाया गया, तो 1975 में अपनाया गया ये। अब जब ये 1975 में अपनाया गया तो अब वो ऐसे स्थलों को पूरे वैश्विक स्तर पर या ग्लोबल तौर पर ऐसे स्थान जहां पर आर्द्र भूमि दिखाई देगी और वो ग्लोबली इंपॉर्टेंस रखता है पारिस्थितिकी तंत्र में एक संतुलन या बैलेंस्ड कंडीशन बनाए रखने के लिए, तो अब उनको वो चिन्हित करेंगे। तो ऐसा ही एक और तथ्य आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर की मैं बात कर रहा हूं, कि सबसे पहला जो है कौन सा रामसर स्तर था। सबसे पहला रामसर स्थल की अगर बात किया जाए तो आप याद रखिएगा वो दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में आप इस तथ्य को याद रखिए, कहाँ पर बताया गया,
कंट्री ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कोबर्ग प्रायद्वीप, ये कोबर्ग प्रायद्वीप। तो कोबर्ग प्रायद्वीप कैसा है? सबसे पहला आपको रामसर आर्द्रभूमि या रामसर स्थल के तौर पर यहाँ पर दिखाई दिया, जिसको घोषित किया गया ऑस्ट्रेलिया, ये आप याद रखोगे। अब और अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो हो सकता है, देखिए पहले मैं तथ्यों की बात करूं फिर हम और कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल आपको बता ही दिया कि ये रामसर अभिसमय मतलब कि यह रामसर स्थल की बात करेगा। रामसर स्थल मतलब कि ऐसे स्थल जो कि एक्चुअल में आर्द्रभूमि है, जिनका अपना एक महत्व है पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए, उनके संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग की यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए, सबसे पहला तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप आ गया। और ऐसे कुछ और तथ्यों की अगर बात कर दिया कि सर वैश्विक स्तर पर अब तक के कितने आर्द्रभूमि है वो बताइए, मान लीजिए, तो आप एक और अन्य तथ्य याद रखिए, अब तक जो है लगभग 2500 से अधिक यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं रामसर स्थल, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ तथ्य आ गए कि भाई सबसे पहला हमें पता चल गया, सबसे अधिक हमें पता चल गया, तो सर सबसे बड़ा रामसर स्थल पूरे वैश्विक स्तर पर कहाँ पर है? तो आप अन्य जो बात याद रखोगे सबसे बड़ा, तो फिर हमें जाना पड़ेगा दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा रामसर स्थल की अगर बात किया जाएगा तो आप जाओगे दक्षिण अमेरिका, और इस दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ पर? तो दक्षिण अमेरिका में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपके पास स्थान याद रखेंगे आप, पेंटेनल, ये आप याद रख लीजिए, कहाँ पर बात चल रही है? पेंटेनल। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको सबसे बड़ा रामसर स्थल दिखाई देता है। अगर ऐसा कभी पूछ दे कि सबसे बड़ा, मान लीजिए अगर वो पूछ दे कि भाई पूरे वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है, अगर ऐसी बात कर दिया जाए, सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा, या आप इसे कह सकते हो सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे अधिक रामसर स्थल की अगर बात करेगा तो आप चले जाइए यूनाइटेड किंगडम, या फिर आप इसे बोल सकते हो, हाँ, सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर आ गया? तो यूनाइटेड किंगडम। कितना? तो आप याद रखोगे लगभग आपके पास वहां पर 175, कितना? तो 175 यहाँ पर हमें दिखाई देता है रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में। ये कुछ तथ्य जो आपको पता होना चाहिए आगामी परीक्षा के दृष्टि से। अब ये तो हो गया विश्व के स्तर पर। अगर यही चीज अगर आपको बोलते कि भारत के तौर पर बताइए, भारत को लेकर के कि रामसर स्थल से संबंधित क्या क्या तथ्य होने चाहिए, तो मैं पहले सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये बताऊं, उससे पहले पूरे के पूरे भारत को ले लिया जाएगा कि भारत ने कब इसे हस्ताक्षरित किया और कब भारत में रामसर स्थल घोषित किए जा रहे हैं, और कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा हमें दिखाई दे रहा है। इन तथ्यों की ओर जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है। तो चलिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में अब हम देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अब हम देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे कि 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किया इस चीज में। और अगर भारत यहाँ पे हस्ताक्षर कर दे रहा है तो जाहिर सी बात है अब भारत भी अपने देश में जो है वो आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ पर भी अब आपको तथ्य नजर आएंगे। कौन कौन से तथ्य नजर आएंगे? तो चलिए हम इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो आपको इजीली चीजें समझ में आने लगेगा कि इंडिया के मैप के अनुसार कि कौन सी चीजें हमें लेनी है, कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। चलिए, ये लगभग एक हमने इंडिया का मैप बना लिया। अब यहाँ पर अगर बात आती है कि सबसे बड़ा रामसर स्थल, चलो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया। तो देखिए यहाँ पर आपके पास, ये मैं नंबर वाइज लिख लेता हूँ, ए में हमने क्या रखा, इसे हम इस तरीके से कर लेते हैं डिस्टिंग्विश, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो सबसे पहला तो हमें दिखाई देंगे दो, एक मैंने ए यहाँ रख दिया और एक ये यहाँ पे रख दिया गया है, तो दो दिखाई दे रहे हैं। ए में क्या है, सबसे पहले की बात चल रही है,
सबसे पहला रामसर स्थल कहाँ भारत में? तो एक ए जो है वो आपको दिखाई देगा उड़ीसा। तो आप उड़ीसा में भी कौन सा लोगे? तो उड़ीसा में आप याद रखोगे जो कि फेमस है वो है चिल्का झील। तो उड़ीसा में हमने ले लिया चिल्का झील या चिल्का लेक। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो तो आप इसे लेक कह देते हो, चिल्का लेक। अब इसी ए में हमने दूसरा देखा सबसे पहले में एक और, वो है यहाँ देखिए ए रखा गया, वो है राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी परीक्षा जो कि आप दे रहे होते हो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव पेपर, वहां पर काफी काम आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये दो को सबसे पहले घोषित किया गया। तो ये तो हो गया भाई वह तथ्य कि जिसमें सबसे पहले कौन सा लिया गया। अब मान लीजिए अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे बी रख दिया जाए। चलो बी, तो देखिए पश्चिम बंगाल हम जा रहे हैं भाई, तो हम बी ले लेते हैं तथ्यों में। सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत में कहाँ पे है? तो बी हमने पश्चिम बंगाल लिया। तो आप इसे पश्चिम बंगाल या फिर मैं लिख देता हूँ वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में आपके पास मिलेगा, यहाँ आप जानते हैं ये मैंग्रोव वन यहाँ पर दिखाई देता है जो कि सुंदरबन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सुंदरबन। ये एरिया आपके पास सबसे बड़ा दिखाई देता है, सुंदरवन। ये हो गया। चलिए भारत का सुंदरवन सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा भी तो पूछ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सी रख दिया। अब सी कौन सा है? तो हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश। तो चलिए सी रख लेते हैं। सबसे छोटा भारत में, सबसे छोटा। देखिए भारत से संबंधित ना बहुत महत्वपूर्ण है रामसर स्थल। अभी करंट अफेयर का भी मुद्दा यहाँ पे उठाया जाएगा कि कितने रामसर स्थल आज भारत में, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे छोटा कहाँ चलेगा? हमें चलेगा हिमाचल प्रदेश। HP रखें, हिमाचल प्रदेश। चलिए अब इस हिमाचल प्रदेश में कहाँ? तो रेणुका वेटलैंड। आप याद रखोगे रेणुका वेटलैंड। वेटलैंड मतलब कि अंग्रेजी में वेटलैंड बोलते हो और हिंदी में ही इसे हम कहते हैं आर्द्र भूमि। तो सबसे छोटा जो है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। चलिए ये भी हो गया। हो सकता है ऐसा पूछे कि भाई सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि भारत में कहाँ पाई जाती है? यहाँ देखिए हम इसे ले लेते हैं डी। तो डी से हमारा क्या पॉइंट दिखा रहा है? डी से पॉइंट दिखा रहा है सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जाने के लिए हमें दक्षिण में जाना पड़ेगा। दक्षिण में भी कहाँ जाएंगे? तो सबसे ज्यादा हम जाएंगे तमिलनाडु, जहां पर आपके पास 16 आर्द्र भूमि दिखाई देती हैं। 16 आर्द्र भूमि, इसलिए सबसे ज्यादा है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो कि आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना पड़ेगा। सबसे पहला कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं हमारे इस जो आर्द्र भूमि टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसके संरक्षण के लिए, प्रबंधन के लिए। और उससे पूर्व एक और तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आपसे ऐसा कोई पूछ दे कि आज वर्तमान में भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि है, तो वर्तमान की अगर बात करें, यहाँ देखें वर्तमान में एट प्रेजेंट, तो वर्तमान में आज भारत में कितना है? पहले था 2023 तक वो था 75, लेकिन 2024 में यहाँ पर 7 और नए आ गए हैं। तो टोटल आपके पास 82 रामसर स्थल दिखाई देते हैं हमें। 82 ये याद रखेंगे, जिसमें कि 2024 में जो 7 आए वो कौन कौन से? तो आप उसे ऐसा याद रखेंगे कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक में हमें दिखाई दिया 3। तमिलनाडु में अगर हम जाते हैं तो तमिलनाडु में 2, और वही रिसेंट जो है बिहार में हमें दिखाई देता है 2। बिहार में भी कितना? 2। तो ये इस तरीके से आपके पास 7 जो है रामसर स्थल अभी वर्ष 2024 में रिसेंटली ऐड हुए हैं। बढ़ते हमारे अगले तथ्यों या फिर कॉन्सेप्ट की ओर कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा कदम उठाया गया है इस आर्द्र भूमि के संरक्षण प्रबंधन को लेकर के या फिर उसके सतत उपयोग के लिए। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर उठाए हुए कदम। तो हम सीधा लिखते हैं राष्ट्रीय।
तो आपको इन शॉर्ट सारी चीजें समझ में आ जाएगा। अब राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कदम की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखोगे कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया। यहाँ पर हमें एक कानून दिखाई देता है वर्ष 2017 का, इसे देखते हैं। वर्ष 2017 का कानून, अब वो कानून कौन सा है, तो हम उसे बोलेंगे आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम। यहाँ पे दिखाई देता है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन किसका किया जाएगा, तो आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन अधिनियम कब का है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि ये दिखाई दे रहा है कब, तो ये दिखाई देगा आपका 2017 में। तो वन संरक्षण या प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2017। अब ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया। तो ये क्यों लाया गया भाई, कॉमन सेंस है। यहाँ पे आपके पास लिखा गया संरक्षण और उसका बेहतर प्रबंधन करने के लिए, ठीक। तो चलिए हमने तो ये कर दिया। अब इससे संबंधित आपको एक और तथ्य ये जानना है कि जो वर्ष 2017 में लाया गया अधिनियम, तो इसका बेस या इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो आपके पास 1986 का एक अधिनियम दिखाई देगा। 1986 का कौन सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसी के तहत ही कुछ प्रावधान हमें मिले जिसको बेस बना करके ये आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2017 लाया गया। आप इस तरीके से जो तथ्यों को याद रखोगे, समझोगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट को लेकर के वो बेहतर होते चलता है। अब ये तो ला लिया गया, यहाँ पर आपको एक और चीज जानना पड़ेगा, तो किस मंत्रालय के तहत ये किया गया था, कि मंत्रालय भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना हमें। तो यहाँ पर आपके पास मंत्रालय दिखाई देगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनके द्वारा ये कार्य किया गया। हो गया, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो कदम उठाया गया किसके लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, उनके बेहतर सतत उपयोग के लिए, ये दिखाई दिया हमें। 3 बिंदु ये आप याद रखोगे। अब इसी राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण स्टेप या इम्पोर्टेंट स्टेप हमें यहाँ दिखाई देता है भारत सरकार का, वह है एक योजना के तौर पर, जिसे हम जानते हैं कि धरोहर क्षमता निर्माण योजना। धरोहर क्षमता निर्माण योजना। अब देखिए ये धरोहर क्षमता निर्माण योजना क्या है, इसकी अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो धरोहर क्षमता निर्माण योजना है, पहला पॉइंट आप याद रख लो, ये दिखाई दे रहा है आपके पास 2023 में। इससे संबंधित अगर कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर अब जो भारत सरकार है ये विशेष तौर पर जो आर्द्र भूमि है, उन आर्द्र भूमि के बेहतर संरक्षण तो करना ही चाहता है, प्रबंधन के साथ ही साथ अब वो बढ़ावा देना चाहता है किसे, पर्यटन को। यहाँ पे पर्यटन की बात चलिए, इको टूरिज्म आप बोल सकते हो, या फिर नेचर को लेकर के यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, प्राकृतिक तौर पे पर्यटन को। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यदि पर्यटन का बढ़ावा दिया जाएगा तो वहाँ पे रोजगार सृजन होगा। ये भी है एक और पॉइंट, क्या होगा यहाँ पे, रोजगार सृजन भी होगा, ये भी आप याद रखोगे, रोजगार सृजन। धरोहर क्षमता निर्माण योजना, तो ये जो धरोहर क्षमता निर्माण योजना है, इसके अंतर्गत हमने उद्देश्य तो देख लिया कि आर्द्र भूमि में हमें पर्यटन जनरेट करना है जिसमें रोजगार सृजन होगा। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको देना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर क्या चलोगे, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेंगे, वो है हरियाणा का, जैसे कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे चालू हुआ है, तो आप हरियाणा का स्थान ले लेंगे। अब हरियाणा में भी कहाँ पे, हरियाणा में आपको दिखाई देगा सुल्तानपुर, हरियाणा में यहाँ पर दिखाई देंगे
सुल्तानपुर। अब हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट दिखाई दिया, पक्षी अभ्यारण्य। चलिए ये तो हो गया। कोई और उदाहरण है क्या? हाँ बिल्कुल उदाहरण है हमारे पास। एक और उदाहरण अगर हम चलेंगे तो हम ओडिशा का चिल्का झील ले सकते हैं, जहाँ पर ये हमें क्रियान्वित होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओडिशा का चिल्का झील या चिल्का लेक आप इसे ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जहाँ पर किसका प्रभाव? धरोहर क्षमता निर्माण योजना का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक दिखाई दे दिया, दो दिखाई दे दिया। अब ऐसे ही अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, उनके सतत उपयोग के लिए क्या कुछ कदम हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम याद रखेंगे, पहले चलिए हम लिख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर आप इसे कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर आपके पास क्या कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण की अगर बात करेगा तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप याद रखो, वो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की यहाँ पे बात चल रही है। अब क्या है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसे जानते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है ऐसी सूची की। क्या है ये? तो ये एक प्रकार की सूची है। किसकी सूची है? तो यहाँ पर ये जो सूची दी गई है वो है आर्द्र भूमि से संबंधित। किसकी सूची की बात चल रही है यहाँ पर? आर्द्र भूमि की। देखिए मैं इन शॉर्ट आपको लिख रहा हूँ बोर्ड में, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, मौखिक तौर पर आप उसे बेहतर तरीके से समझे। तो ये सूची किसकी? आर्द्र भूमि की। कैसे आर्द्र भूमि की? ऐसे आर्द्र भूमि की यहाँ पे सूची किया जाता है जो कि प्रभावित है। यहाँ देखिए, जो कि क्या है? प्रभावित है। किससे प्रभावित होंगे? मानवीय गतिविधियों से। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं मानव से प्रभावित है। अब अगर ये मानव से प्रभावित है तो जाहिर सी बात है वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र जो है कहीं ना कहीं हमें असंतुलित दिखाई दे सकता है। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि मतलब कि आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो जैसे कि दलदली क्षेत्र आप ले सकते हो। पश्चिम बंगाल में जैसे कि वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि में मुहाना वाला क्षेत्र आप ले सकते हो। गुजरात का कच्छ का रण वाला क्षेत्र ले सकते हो, इत्यादि इत्यादि। ठीक, तो ऐसी आर्द्र भूमि जो कि मानव द्वारा प्रभावित तो हो चुका है। देखिए अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बताया ना कि आप पश्चिम बंगाल का मैंग्रोव वन वाला ले सकते हो, आप कच्छ का रण ले सकते हो, आप मुहाना क्षेत्र ले सकते हो, वो सिर्फ आर्द्र भूमियों का उदाहरण है। वो इसका उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन सी आर्द्र भूमि सूचित की गई, उसका उदाहरण नहीं दे रहा हूं, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या किया गया? सूचीबद्ध कर दिया गया कुछ आर्द्र भूमि को जो मानव द्वारा प्रभावित है, जैसे कि भारत की। अब विशेष तौर पर याद रखिएगा, उदाहरण के तौर पर अगर बात किया जाए कि किसे लिया गया उदाहरण के तौर पर, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो मणिपुर का लोकटक। मणिपुर का लोकटक झील आप यहाँ पर ले सकते हो, जिसे सूचीबद्ध किया गया है। मणिपुर का लोकटक झील एक आ गया। दूसरा यहाँ पर क्या दिखाई देता है हमें? तो दूसरा यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि राजस्थान का केवला राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का केवला राष्ट्रीय उद्यान याद है? इसी को ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या बताया गया था? कि ये सर्वप्रथम हमें भारत में आर्द्र भूमि दिखाई देती है, जिसे हम रामसर स्थल घोषित कर चुके हैं। आर्द्र भूमि मतलब रामसर स्थल घोषित कर चुके हैं। तो केवला राजस्थान का केवला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये बात चल रही है यहाँ पर। चलिए अब एक चीज आप याद रखिएगा, पहले कभी इसी आर्द्र भूमि जो सूचित की गई थी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत, जिसमें मानव द्वारा प्रभाव वहां पर दिखाई दे रहा था, उसमें एक चिल्का झील भी था उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का चिल्का लेक भी था यहाँ पर। लेकिन ये जो उड़ीसा का जो चिल्का लेक है ना, इसे अब इस सूची से हटा दिया गया है। चिल्का झील किस सूची से?
तो कौन सी सूची अगर बोला जाए तो सूची है यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक कदम दिखाई दिया। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें दूसरा कदम भी दिखाई देता है, अब हम उसे समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो दूसरा कदम कौन सा होगा, चलो यहीं पर ही मैं लिख लेता हूँ तो बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बोर्ड में रहेगा। तो वो है आर्द्र भूमि दिवस, या फिर आप इसे कह सकते हो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब देखिए वैश्विक तौर पर आर्द्र भूमि दिवस यहाँ पे मनाने की बात कर रहा है, तो हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता लाना आर्द्र भूमि के महत्व को देखते हुए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाने के लिए बात कही गई। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, मान लीजिए तथ्य अगर बोल दिया जाए तो भाई ये 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो आप ये याद रखोगे 2 फरवरी। क्यों 2 फरवरी, अभी तो आपको बताया गया था कि 2 फरवरी 1971 में रामसर, ईरान का जो स्थान है जहां पर रामसर अभिसमय किया गया था, जिसके तहत हमें ये पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मैंने बताया था कि 1982 में भारत ने उसमें हस्ताक्षर भी किया था, जिसके तहत फिर भारत में भी कई कदम उठाए गए। ठीक, तो चलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए। कब, 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो हो सकता है आपके पास एक और कॉन्सेप्ट पूछते हैं यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि भाई वर्ष 2024 देखिए अभी चल ही रहा है, तो इस वर्ष 2024 का अगर आप फरवरी ले लेते हो, फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी 2 फरवरी, तो इस 2 फरवरी में भी तो मनाया गया होगा, बिल्कुल मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो उस समय इसकी थीम क्या थी, थीम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप थीम याद रखिएगा, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। किसकी बात चल रही है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल एनजी वेल बीइंग, ये लीजिए, ये है थीम इस वर्ष 2024 2 फरवरी को जो मनाया गया। कारण सीधा सीधा जागरूकता लाना। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम किसी रामसर स्थल को लेकर के, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट भरा लेक्चर लेकर के मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का हैव अ नाइस डे।